इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ, जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने असम में विकास का दिया यहां पर जोर है। कांग्रेस की 6 से 7 दशकों की गलतियों का जिक्र यहां पर उन्होंने किया है और कहा है कि बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि एक एक करके सुधार कर रहे हैं। पूर्वोत्तर में लाखों करोड़ों की परियोजनाएं शुरू की गई हैं। असम बना भारतीय न्याय संहिता लागू करने में नंबर 1। इसी के साथ आपको बता दें, बिना पर्ची और बिना खर्ची के सरकारी नौकरियां की सुविधा भी यहां पर दी गई है। युवाओं को रोजगार में पारदर्शिता और मौके पर बढ़ाए गए हैं। ये बात भी यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने कही है। तो आपको बता दें पूरी खबर क्या है। असल में विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के विकास और पूर्वोत्तर क्षेत्र में हुई परियोजनाओं पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 6 से 7 दशकों तक कई गलतियां की, जिन्होंने मोदी सरकार एक एक करने यहां पर सुधारा है। उनके अनुसार असम का विकास उनके लिए सिर्फ आवश्यकता नहीं बल्कि जिम्मेदारी और जवाबदेही भी है। पिछले 11 वर्षों में असम और पूर्वोत्तर के लिए लाखों करोड़ों की परियोजनाएं शुरू की गई हैं। मोदी ने यह भी कहा है कि असम भारतीय न्याय संहिता लागू करने में नंबर 1 है और नंबर 1 राज्य बना है। पहले बिना पर्ची और बिना खर्ची सरकारी नौकरी पाना मुश्किल था, लेकिन अब हजारों युवाओं को पारदर्शी तरीके से रोजगार मिल रहा है। तो लाखों करोड़ों की परियोजना यहां पर जो है शुरू की गई हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने असम में विकास का नया दौर जो है वो यहां पर स्थापित किया है। इसी के साथ आपको बता दें किस तरीके से यहां पर जो है अब कई सारी विकास परियोजनाओं का यहां पर उन्होंने जिक्र किया और साथ ही कांग्रेस पर प्रहार भी किया है और यह भी कहा है कि देखिए यहां पर जो है अब विकास का नया दौर जो है वो असम करने जा रहा है। उन्होंने कहा लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान यहां पर देश को कांग्रेस की वजह से हुआ है, जिसके बाद अब यहां पर एकाएक कर मोदी सरकार यहां पर सारी गलतियों को सुधार रही है। कांग्रेस 6-7 दशक तक जो गलतियां करती रही और मोदी एक एक करके उसको सुधार रहा है। मोदी कहता है कांग्रेस वाले नॉर्थ ईस्ट जाए या न जाए, मुझे तो नॉर्थ ईस्ट और असम आते ही अपने लोगों के बीच होने का एहसास होता है। मोदी के लिए असम का विकास ये जरूरत भी है, जिम्मेदारी भी है और इसकी जवाबदेही भी है। और इसलिए साथियों, बीते 11 वर्षों में असम और नॉर्थ ईस्ट के लिए लाखों करोड़ रुपयों की विकास परियोजनाएं शुरू हुई है। आज असम आगे भी बढ़ रहा है और नए कीर्तिमान भी गढ़ रहा है। मुझे जानकर अच्छा लगा कि असम भारतीय न्याय संहिता लागू करने में देश में नंबर 1 राज्य बना है। असम ने 50 लाख से ज्यादा स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाकर भी एक नया रिकॉर्ड बनाया है। कांग्रेस के समय में असम में बिना पर्ची, बिना खर्ची के सरकारी नौकरी मिलना असंभव था, लेकिन आज यहां हजारों युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची नौकरी मिल रही है। भाजपा की सरकार में असम की संस्कृति को हर मंच पर बढ़ावा दिया जा रहा है। तो लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में चल रही अहम बैठक समाप्त हो गई है। बैठक में केंद्र मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। बैठक में सरकार और संगठन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है। इसमें आगामी भाजपा कार्यक्रमों, पंचायतों चुनावों और शिक्षक स्थानांतरण चुनावों को लेकर भी यहां पर जो है बेहद अहम चर्चा और विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर होने वाले कार्यक्रम के संबंध में भी रणनीति तैयार की गई है।
वीबीजी राम जी विधेयक के पारित होने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इस नए विधेयक को लेकर बीजेपी और विपक्ष ने अपने अपने तर्क यहां पर रखे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि यह बिल ग्रामीण विकास को नई गति देगा और रोजगार को बेहतर अवसर उपलब्ध कराएगा। उनका दावा है कि यह योजना मनरेगा की तुलना में अधिक प्रभावित और पारदर्शी होगी। वहीं विपक्ष ने इसे विधेयक पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार मनरेगा जैसे जन कल्याणी कार्यक्रम को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। विपक्ष का आरोप है कि नए बिल में मजदूरों के अधिकार और रोजगार की गारंटी स्पष्ट नहीं है। विधेयक को लेकर सदन के अंदर और बहस और बाहर चर्चा दोनों देखने को मिली है। देखिए, जो विकसित भारत जी राम जी का नया विधेयक आया है, इसमें मनरेगा के मुकाबले 100 दिनों की बजाय 125 दिन की रोजगार गारंटी की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त जो धन का आवंटन है, जो कांग्रेस के रिजीम में केंद्र के द्वारा 30-35 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं दिया जाता था, हमारे टाइम में 65,000 दिया जा रहा था कोविड के दौर को छोड़कर, अब 1,51,000 करोड़ रुपए का आवंटन है, जिसमें 95,000 करोड़ रुपए तो केंद्र दे रहा है, शेष राज्यों को दिया गया है। राज्यों को इसलिए दिया गया है कि राज्य अपने हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी कर सके। इसके अतिरिक्त उसमें 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं काम करने की, जिसमें एक जल संसाधन का है, एक आजीविका निर्माण का है, एक अगर कोई प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, बाढ़ या उस ढंग की, उन चीजों से बचाव के लिए है, और फिर जो कंस्ट्रक्शंस होंगे उनको ऐसा नहीं कि लोकल स्तर पर तय नहीं होगा, लोकल स्तर पर ही तय होगा, पर उनके पास जिले और प्रदेश की पूरी जानकारी होगी ताकि वो अपने गांव की बेहतर प्लानिंग कर सके। तो मुझे लगता है कि एक क्रांतिकारी कार्य है जो ग्रामीण क्षेत्र में जो रोजगार के अवसर हैं उनको अधिक युक्ति संगत बनाएगा और विकास के साथ बेहतर उसका कोऑर्डिनेशन या संयोजकत्व होगा। उत्तराखंड देश से बाहर है क्या? इस देश में पार्लियामेंट ने जो कानून पास किए उसको लागू करना तो राज्य का विषय है ना, राज्य को लागू करना है। वो गरीब लोगों को पैसा देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं, ये उनका बड़ा सवाल है। नरेगा में भ्रष्टाचार है कि नहीं, सर्वे करा ले। पूरी दुनिया उठकर कहेगी, पूरे भारतवर्षी कहेंगे, प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक गली में, प्रत्येक मोहल्ले में मिट्टी के नाम पर 4 ठेकेदार पैदा हो गए हैं, भ्रष्टाचार है। उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमने क्या कहा है? क्या बायोमेट्रिक जो है बायोमेट्रिक होगा, बिना बायोमेट्रिक के जो है हम किसी को पेमेंट नहीं करेंगे। तो जो कलकत्ता में बैठे हुए मजदूर हैं, जो मुंबई में बैठे हुए मजदूर हैं, या जो अपने इलाके में नहीं जाते हैं, वो घर में बैठे जो पैसा ले रहे थे वो खत्म हो गया। दूसरा हमने कहा है कि प्रत्येक जिले में लोकपाल होगा। लोकपाल यदि होगा तो वो जांच करेगा सभी जगह। हाँ। तीसरा क्या है कि मिट्टी की मापी पहले महीने भर में, 2 महीने में, 3 महीने में होती थी। बारिश का जब समय होता था तब मिट्टी की मापी होती थी। अब है कि 3 दिन के अंदर मिट्टी की मापी करिए, मतलब काटते जाइए मिट्टी को और मापी करते रहिए। इसके अलावा टोले मोहल्ले में रोड बनेगा कि नहीं बनेगा, दाह संस्कार के लिए स्मशान घाट जो है वो बनेगा कि नहीं बनेगा, आप आंगनबाड़ी केंद्र बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा, आप विवाह भवन टाइप का बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा, स्कूलों में व्यवस्था दे दीजिएगा कि नहीं। ये सारी चीजें जो है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको परिवर्तन किया है। जहां तक महात्मा गांधी जी का सवाल है, महात्मा गांधी जी सबके दिल में अंकित है। महात्मा गांधी जी के नाम को कोई चाहकर भी नहीं मिटा सकता है। भाइयों और बहनों, नमस्कार। मुझे आज भी याद है 20 साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब संसद में मनरेगा कानून आम राय से पास किया गया था। ये ऐसा क्रांतिकारी कदम था जिसका फायदा करोड़ों ग्रामीण परिवारों को मिला, खासतौर पर वंचित, शोषित, गरीब और अति गरीब वर्ग के लोगों की रोजी रोटी का जरिया बना। रोजगार के लिए अपनी माटी, अपना गांव, अपना घर परिवार छोड़कर पलायन करने पर रोक लगी। रोजगार का कानूनी हक दिया गया, साथ ही ग्राम पंचायतों को ताकत भी मिली। मनरेगा के जरिए महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपनों के भारत की ओर एक ठोस कदम उठाया गया। पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार, गरीबों और वंचितों के हितों को नजरअंदाज कर
मनरेगा को कमजोर करने की हर कोशिश की, जबकि कोविड के वक्त ये गरीब वर्ग के लिए संजीवनी साबित हुआ। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि अभी हाल में सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। न सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, बल्कि मनरेगा का रूप स्वरूप बिना विचार विमर्श किए, बिना किसी से सलाह मशवरा किए, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए मनमाने ढंग से बदल दिया गया। अब किसको कितना, कहाँ और किस तरह रोजगार मिलेगा, यह जमीनी हकीकत से दूर दिल्ली में बैठकर सरकार तय करेगी। फिलहाल एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। ब्रेक के बाद जो है फिर एक बार आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं बाकी खबर की ओर। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा ने राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर सत्ता पक्ष पर तीखा हमला बोला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक महिला का हिजाब हटाए जाने की घटना को उन्होंने घोर अभद्रता बताते हुए कहा कि यह भारतीय परंपरा और महिला सम्मान के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि किसी भी महिला का घूंघट, हिजाब या दुपट्टा हटाना अस्वीकार है और ऐसे पद पर बैठे व्यक्ति को यह शोभा नहीं देता। नकली कफ सिरप से मासूम बच्चों की मौत पर दुख जताते हुए उन्होंने सरकार की बुलडोजर नीति पर सवाल उठाया है और पूछा है कि माफियाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। वहीं बंगाल में घुसपैठिए, सीएए, एनआरसी और टीएमसी पर बयान को लेकर भाजपा पर भय और नफरत का माहौल बनाकर चुनावी लाभ लेने का भी उन्होंने आरोप लगाया। देखिए, बिल्कुल अनुचित है किसी भी महिला का, चाहे वो घूंघट हो, हिजाब हो, पर्दा हो, सर पे उसने चुन्नी ओढ़ी हुई हो, वो किसी को भी हटाने का कोई मतलब ही नहीं है। इस हाथ से किसी की का हिजाब खींचना या दुपट्टा उतारना, ये तो बिल्कुल अभद्रता है। और इतने मतलब जो कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इतने महत्वपूर्ण पद पे हैं, और ऐसे व्यक्ति को तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। ये भी बात सामने आ रही है कि महिला जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया है नौकरी से। हाँ नहीं, ये उन्होंने अपने स्वाभिमान के लिए और उन्हें इंसल्ट फील हुआ, जो कि एक योग्य थी किसी जॉब को पाने के लिए। उसने उसको जॉब को छोड़ते हुए भी क्योंकि उसको अपमान महसूस हुआ, और जाहिर सी बात है, तो ये मतलब बड़ी अजीब सी बात है कि अभी तक उस पर कोई कमेंट भी नहीं आ रहा। चलो, कई बार कोई चीज गलती से हो भी जाती है तो उस पर फिर कोई वक्तव्य आना चाहिए। भाजपा के लोग हैं जो बाबरी का मुद्दा उठाए हुए हैं, वो भाजपा से 19 में चुनाव लड़ चुके हैं। हर इंसान को पता है कि वो भाजपा के एजेंट हैं, उनका कोई मुद्दा नहीं है, कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा। जितेंद्र शास्त्री कह रहे हैं कि अगर अपने से बाबरी बनी तो ईंट से ईंट बजा देंगे, 92 वाला इतिहास को दोहराते हैं। अब चलिए, ये तो वक्त बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। बहरहाल बाबरी का कोई मुद्दा नहीं है, ये भाजपा ही इस तरह के मुद्दे उठवाती है। जो चुनाव 19 में भाजपा से लड़े हैं, आज वो बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये कुछ नहीं है, सिर्फ उन्हीं की भाजपा की चाल है। अगले साल होने वाले T20 विश्व कप के लिए शनिवार को भारतीय टीम घोषित कर दी गई है। आपको बता दें, भारत इस वैश्विक टूर्नामेंट में सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में खेलने उतरेगा। बता दें कि भारत ने T20 विश्व कप के लिए जो टीम चुनी है उसमें शुभमन गिल का नाम शामिल नहीं है। गिल अभी तक टीम के उपकप्तान थे, लेकिन अब ये जिम्मेदारी एक बार फिर अक्षर पटेल को सौंप दी गई है। गिल T20 में अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। वहीं आपको बता दें, विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन और रिंकू सिंह को टीम में वापसी हुई। ईशान भारत के लिए आखिरी बार 28 नवंबर 2023 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले थे। ये उनका आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच भी था। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है तमाम क्रिकेटर्स के नाम जो है वो शामिल कर लिए गए। आपको बता दें, T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का यहाँ पर जो है गठन किया गया, जिसमें अब जो है अगले साल T20 के लिए यहाँ पर पूरी जोर और शोर के साथ भारतीय क्रिकेट टीम मैदान में उतरते हुए नजर आ सकती है। गिल
को यहाँ पर जो है बाहर किया गया फिलहाल। और आपको बता दें ईशान किशन की जो है यहाँ पर, और ईशान किशन के साथ साथ रिंकू सिंह की भी जो है यहाँ पर घर वापसी एक तरीके से टीम के अंदर देखने को मिली है। 2023 में आखिरी बार जो है ईशान किशन ने यहाँ पर खेला था भारत के लिए, और आखिरी उनका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट ये माना जा रहा था, जिसके बाद अब यहाँ पर सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम यहाँ पर खेलते हुए नजर आएगी। तो आपको बता दें किस तरीके से T20 कप के लिए कौन कौन से लोग उसमें शामिल हैं। शिवम दुबे का नाम जो है वो सामने निकल के आ रहा है, इसी के साथ कुलदीप यादव का नाम इसमें सामने निकल के आ रहा है। तमाम ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनकी घर वापसी भी हुई है, और कई सारे ऐसे हैं जिनको फिलहाल टीम से बाहर भी रखा गया। वाशिंगटन सुंदर का नाम इसमें जो है फिलहाल सामने निकल के भी आ रहा है। तो गाजियाबाद के मुरादनगर थाने की पिंक बूथ प्रभारी महिला दरोगा प्रिया सिंह और हेड कांस्टेबल शाहिद अली को एंटी करप्शन टीम ने 50,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। रिश्वत दहेज मामले में ली जा रही थी, जिसमें पीड़ित से पहले 1 लाख रुपए की मांग की गई थी। पैसे देने के बाद ही एंटी करप्शन ने दोनों को धर दबोच लिया। इस दरोगा ने, आपको बता दें कि एक अन्य दरोगा मौके पर भाग गया है। प्रिया सिंह 2023 बैच की दरोगा है और गाजियाबाद में पहली पोस्टिंग पर है। हेड कांस्टेबल शाहिद अली का थाने में एक तरफा दबदबा था और वह ठेकेदारों की ओर से काम करता था। यहां रंग लगाए नोटों के जरिए जाल बिछाकर दोनों को गिरफ्तार भी किया है। महिला दरोगा और हेड कांस्टेबल 50,000 की रिश्वत लेते हुए यहां पकड़े गए हैं, जो कहीं ना कहीं अब यहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ा है। और साथ ही अब ये कई सारे सवाल अपने आप खड़े कर रहा है कि आखिरकार पुलिस विभाग के अंदर ऐसी खामियां कब तक चलती रहेंगी। मैडम को साथ ले लेते हैं जी। मैडम विवेचना कर रही थी, दहेज उत्पीड़न का वो लगा था घरेलू हिंसा का मेरे पास ऊपर मुकदमा, तो उसमें मैडम विवेचना कर रही थी प्रिया सिंह जी। मैडम की ओर से दबाव आ रहा था कि भाई पैसे दो, नहीं तो मैं। कितने रुपए मांगे थे आपसे? वैसे तो 2 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन 50 में डन हो गया था। किस किस का नाम निकालना था इसमें? मेरे मम्मी पापा के नाम थे और मेरे मामा का लड़का है और उसका भतीजा मेरा। कि नहीं तो अभी तो जमानत पे आ गए थे, मैं जेल गया था, उसके बाद जमानत पे आ गया था मैडम ने। आप जमानत करा के? जी जी, हाई कोर्ट से यहीं से हुई थी जिले। तो आज कितने पैसे दिए थे? 50,000 रुपए। अच्छा, तो इसमें कौन कौन पकड़ा गया अभी? मैडम है और उनके साथी हैं, मैडम प्रिया सिंह। आप कहाँ नौकरी करते हैं जी? मैं तहसील मेरठ में राजस्व लेखपाल। टोटल कितने नेम डूबे थे उसमें? वादी की तरफ मुकदमे में कितने लोग नेम थे? मुकदमे में कितने लोग नेम थे? डूबे थे मेरे परिवार के 5 लोग थे। 5 लोग केवल आप जेल गए थे उसमें जो है? बाकी 4 के नाम निकालने के नाम पैसे लिए गए थे? उनकी बेल हो गई थी और मैडम ने ये कहा कि भाई और मुकदमे भी लगा दूंगी मैं उनकी तरफ से, वादी की तरफ से। जो अभी तो बेल करा के आगे, वो आगे से नहीं आ पाने के, उसमें ऐसे मुकदमे लग जाएंगे, जमानत नहीं हो पानी। मम्मी का नाम नागरिक सुरक्षा कोर प्रयाग के क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिरकत करते हुए योगी सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि देश की आज़ादी के बाद सिविल डिफेंस केवल कुछ जिलों तक सीमित था, लेकिन अब यूपी के हर जिले में इसकी इकाई सक्रिय है। 15 से 22 दिसंबर तक प्रदेश के सभी जिलों में वॉलंटियर्स का प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें उन्हें आपदा प्रबंधन की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। उन्होंने बताया कि 2025 के महाकुंभ में वॉलंटियरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और आगामी 3 जनवरी से शुरू होने वाले माघ मेले में भी इनकी तैनाती होगी। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी सांसद RK चौधरी के हालिया दहन और अंतिम संस्कार को प्रदूषणकारी बताते हुए बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसे पर सवाल उठाना लोगों की भावनाओं को ठोस पहुंचाना है। टीएमसी सांसद मदन मित्रा के भगवान राम को हिंदू ना बताने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि जनता आगामी विधानसभा चुनावों में इसका जवाब सुनिश्चित करेगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री का हृदय से साधुवाद करूंगा, क्योंकि सिविल डिफेंस देश की आज़ादी के बाद कुछ ही गिने चुने जिलों में था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संपूर्ण उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में इस इकाई का गठन हुआ है और सभी प्रदेश में ट्रेनिंगें चल रही हैं। आज हमारे स्वयंसेवकों की ट्रेनिंग कई दिन से चल रही है। बार बार यहाँ के हमारे चीफ वार्डन का, उनका सबका अनुरोध था कि एक दिन हम भी सहभागिता करें इसमें, अपने स्वयंसेवकों का मनोबल बढ़ाएं। इसी के तहत आज यहाँ हमारे जितने भी ट्रेनिंग करने वाले हैं या ट्रेनिंग देने वाले हैं, सभी के साथ संवाद हुआ है और आने वाला माघ मेला है। पीछे कालखंड में
भव्य दिव्य महाकुंभ हुआ था, उसमें हमारे स्वयंसेवकों ने, हमारे वार्डों ने बहुत बड़ी अच्छी भूमिका निभाई थी। सराहना भी हुई थी पूरे प्रदेश में। आने वाले अभी जो माघ मेला है उसमें भी हमारे अपना सेवा का कार्य करेंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये निस्वार्थ भाव से जहाँ भी कोई मेला हो या कोई दशहरा का पर्व हो या कोई प्राकृतिक आपदा हो, सिविल डिफेंस के हमारे कार्यकर्ता स्वयंसेवक वहाँ तुरंत जा करके और अपने निस्वार्थ भाव से सेवा का काम करते हैं। इसी तरह इनके मनोबल को बढ़ा करके हमने और भी आग्रह किया है कि आप जो है माघ मेला जो लगने वाला है उसमें भी अपनी सेवा का कार्य करेंगे और अपनी दक्षता का वहाँ दक्षता के अनुसार अपनी प्राणिकता के साथ लोगों की सेवा करेंगे और लोगों को साथ जोड़ेंगे भी। ये भी हमने आग्रह किया है कि आप जो काम करते हैं, जो यहाँ ट्रेनिंग लेंगे, जो सेवा का भाव करते हैं, वो अपनी बस्तियों में भी लोगों को सिखाएं, जिससे वो कहीं भी कोई प्राकृतिक आपदा आए, जिससे वो अपनी स्वयं की रक्षा कर सकें और लोगों को वहाँ बचा सकें। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहें और देखते रहें इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।